इंटरनेशनल सोशल मीडिया, पटेल प्रहलाद भाई, वर्ल्ड न्यूज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगभग सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कड़े कदम उठाए, जिसके बाद से दोनों देशों में आमने सामने युद्ध की संभावना और बढ़ गई है। इन हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका से बड़ी अपील की है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई मदद की गुहार। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान हिंदुस्तान में तनाव के बीच रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल का विवादित बयान। बांग्लादेश को पूर्वोत्तर राज्यों पर करना चाहिए कब्जा, सवालों से घिरी यूनुस सरकार। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरी। अमेरिकी राष्ट्रपति का अपनी टैरिफ नीति में बदलाव करने से इनकार। चीन को नुकसान पहुंचाने पर ट्रंप का फोकस। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, हूतियों को समर्थन का भुगतना होगा अंजाम। ब्रिटेन ने हूतियों के ड्रोन कारखाने को बनाया निशाना। और चलते चलते में देखेंगे इजरायल में यरूशलेम के बाहरी इलाकों में भीषण आग को, देश में राष्ट्रीय आपातकाल। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। See this? लंबी खींचतान के बाद अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल डील पर हस्ताक्षर। यूक्रेनी खनिज के बदले देश के रीडेवलपमेंट में निवेश करेंगे ट्रंप। रूस को लगा झटका। टाइटैनिक के मुसाफिर के पत्र की 3.41 करोड़ रुपए में रिकॉर्ड नीलामी। जिंदा बचे यात्री ने 10 अप्रैल 1912 को लिखी थी ये चिट्ठी। इस दुर्घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के अगले हफ्ते अमेरिका आने की कही बात। बोले वे बहुत अच्छे इंसान। ट्रंप के बयानों को लेकर अमेरिका कनाडा में तनाव। ऑस्ट्रेलिया में 3 अप्रैल को होंगे आम चुनाव। सत्ताधारी लेबर पार्टी और विपक्षी लिबरल पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। देश की जनता की जेब से जुड़ी समस्याओं पर लड़ा जा रहा चुनाव। तो कश्मीर में 26 बेकसूरों की जान आतंकियों ने ले ली। इसके बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग की आहट सुनाई देने लगी है। दोनों ही देशों ने अपने एयर स्पेस दूसरे के लिए बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने तो पहले ही हिंदुस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे, और अब हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने आसमान के इस्तेमाल की इजाजत वापस ले ली है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सेना के विमानों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के सिग्नल को बाधित करने के लिए एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम की तैनाती की है। इन्हें पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। हिंदुस्तान की जैमिंग सिस्टम से जीपीएस, ग्लोनास और बैदू सहित सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्लेटफॉर्म बाधित होंगे। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के विमानों में किया जाता है। तो वहीं पाकिस्तान ने चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती एलओसी के पास की है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हमले का डर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ तो ये तय मान रहे हैं कि हिंदुस्तान हमला करेगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय निकल रहा है, संघर्ष की संभावना लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हालांकि कई देश इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये बढ़ ही रही है। जंग से अल्लाह बचाए। उम्मीद है कि हिंदुस्तान समझदारी दिखाएगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी एहसास है कि समझदारी किस में है, और इसका एहसास पाकिस्तान को भी है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात करते हुए हिंदुस्तान के संभावित हमले पर रोक की अपील की है। शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान के उकसाने वाले रवैये से क्षेत्रीय हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद रूबियो ने हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कह दिया कि वो दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगा। इस बीच सीमा पर युद्ध विराम भी टूट चुका है, क्योंकि रात भर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने उरी सेक्टर पर गोले डाले, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की तरफ से रात भर गोलीबारी होती है और सुबह पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां तक छोड़कर भाग जाते हैं। भारतीय सेना का खौफ उनके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान धमकी देने से बाज नहीं आता दिख रहा। पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान कोई भी हमला करता है तो उसे मजबूत और सोच समझकर जवाब दिया जाएगा। हमले की जगह हिंदुस्तान तय करेगा, लेकिन खत्म कहां होगी ये हम तय करेंगे। वैसे पाकिस्तान की सेना की तरफ से जंग की बात तो कही जा रही है, लेकिन सेना के जनरल ही भागते फिर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर भी 26 अप्रैल के बाद से गायब है।
इस बीच पाकिस्तान में रातों रात एक और बड़ा बदलाव हुआ है। आईएसआई चीफ असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया गया है। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 के बाद से कोई भी एनएसए के पद पर नहीं था। पाकिस्तान का आखिरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ थे और अब उनके बाद असीम मलिक को जिम्मेदारी मिली है। वे आईएसआई चीफ होने के साथ ही ये पद भी संभालेंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार पर अब सेना का नियंत्रण और भी ज्यादा सख्त हो गया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से ही बांग्लादेश और हिंदुस्तान के संबंधों में खटास दिखाई दे रही है। इस बीच अंतरिम सरकार के एक अधिकारी और एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल ने दोनों ही देशों के बीच के तनाव को और बढ़ाने वाला बयान दे दिया है। मोहम्मद यूनुस के करीबी रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल एएलएम फजलुर रहमान ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अगर हिंदुस्तान पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ एक जॉइंट मिलिट्री सिस्टम पर चर्चा शुरू करना जरूरी है। रहमान की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुस्तान के साथ बांग्ला के रिश्तों में तो दूरियां आई हैं, लेकिन पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश के दौरे पर भी जाने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्हें अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। इन हालात में मोहम्मद यूनुस के करीबी माने जाने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल रहमान का ये बयान काफी विवादित माना जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में हिंदुस्तान ने अहम योगदान दिया, क्या अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है? आपको बता दें कि इससे पहले खुद मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर को लेकर बयान दिया था, जिस पर कई सवाल भी उठे थे। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य भूमि से घिरे हैं। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के इस बयान की काफी निंदा हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि मैं एकीकृत करने की बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कब्जा करने की बात कर रहा है। मैं कुछ भी कब्जा करने के लिए कोई जनरल नहीं हूं। इन हालात में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन क्या अब बांग्लादेश के साथ भी नया मोर्चा खुलने वाला है? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब वो सच साबित होती नजर आ रही है। अमेरिका की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा पिछले 3 साल में पहली बार हुआ है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% की दर से बढ़ी थी और ट्रंप को अमेरिकी सत्ता पर काबिज हुए महज 3 महीने ही तो हुए हैं। पहली ही तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी में गिरावट की सबसे बड़ी वजह आयात में भारी बढ़ोतरी है। बताया जा रहा है कि टैरिफ की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में आयात किया है और यही वजह है कि जीडीपी का आंकड़ा नीचे आ गया। अमेरिका के बढ़ते आयात की वजह से आर्थिक विकास में भी 5% अंक की गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स यानी डाउ जोन्स और S&P में गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता खर्च भी तेजी से घटा है, जबकि उपभोक्ता खर्च अमेरिका की जीडीपी का 70% हिस्सा है। ऐसे में अगर लोग डर के मारे खरीदारी बंद कर देते हैं तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। बोस्टन कॉलेज के अर्थशास्त्री ब्रायन बेथ्यून का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ने के पीछे ट्रंप की नीतियां बड़ी वजह है। वहीं अर्थशास्त्री जोसेफ ब्रूसुएला ने अगले 12 महीनों में अमेरिका में मंदी की 55% संभावना बताई है। एक तरफ अमेरिका में मंदी की संभावना बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर अर्थशास्त्रियों ने चिंता जाहिर की है, लेकिन ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि टैरिफ से अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मेरे टैरिफ के फैसले से हो सकता है कि अमेरिका में बच्चों को 30 की बजाय 2 गुड़ियां मिलेगी, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप ने चीन पर 245% टैरिफ लगाया है और उनके रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है। वो अपनी टैरिफ नीति में बदलाव करना तो दूर, इसे और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए एक टैरिफ वॉल लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है।
ट्रंप का ये कदम अमेरिकी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के डर को और बढ़ा सकता है, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान को अमेरिका की धमकी की। तो परमाणु संयंत्रों को लेकर अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ईरान पर भड़क गया और सीधी चेतावनी दे दी। अमेरिका ने कहा कि हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हमें इसकी पूरी जानकारी है और अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अमेरिका की ये चेतावनी हूतियों को ईरान से मिल रहे समर्थन को लेकर आई है और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार अमेरिका ने हूतियों के मसले पर ईरान को चेताया है, लेकिन इस बार चेतावनी को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर दोनों देशों की परमाणु संयंत्रों को लेकर चल रही बातचीत पर भी पड़ेगा। दरअसल हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार अमेरिकी इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। फलस्तीनियों के समर्थन में वे लाल सागर में ट्रेडिंग शिप्स को निशाना बना रहे हैं, जिसके जवाब में अमेरिका की तरफ से भी उनके ठिकानों पर हमला किया गया। लेकिन अब ईरान को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ चेतावनी दे दी है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान की तरफ से जो घातक समर्थन और मदद दी जा रही है, उसकी अमेरिका को पूरी जानकारी है। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिकी सेना क्या कर सकती है। आपको चेतावनी दी जा चुकी है, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका अपने हिसाब से तय करेगा कि उसे कब और कहां एक्शन उठाना है। अमेरिका की इस चेतावनी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है, बल्कि कार्रवाई का भी मन बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अमेरिका के साथ मिलकर हूतियों के ड्रोन कारखाने पर हमला कर दिया है। इन कारखानों में लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमला करने के लिए ड्रोन बनाए जाते थे। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हूतियों के साथ संघर्ष का ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे यरूशलेम के पास लगी आग की। तो इजराइल के यरूशलेम शहर के बाहरी इलाकों में 30 अप्रैल को एश्ताओल फॉरेस्ट में भीषण आग लग गई। ये आग तेजी से फैल रही है, जिसने कई सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कम से कम 5 अलग अलग जगहों पर आग की लपटें उठ रही हैं। तेज हवाओं और भीषण गर्मी के कारण आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को तैनात किया है। कई रिहायशी इलाकों जैसे नेवे शालोम, बेकोआ और ताओस से लोगों को इवैक्यूएट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यरूशलेम और तल अवीव को जोड़ने वाला मेन हाईवे रूट 1 बंद कर दिया गया है। दोनों शहरों के बीच रेल सर्विस भी रोक दी गई है। आग बुझाने के लिए 63 फायर फाइटिंग टीमें और 11 एयरक्राफ्ट दिन रात काम कर रहे हैं। एस्ताओल में एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर और एनवायरमेंटल मिनिस्टर इदित सिल्मन स्थिति का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। तेज हवाएं जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही हैं और 36 से 39 डिग्री की गर्मी आग को और भड़का रही है। फायर सर्विस के कमांडर शमुलिक फ्रीडमैन ने इसे इजराइल का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर बताया। उन्होंने कहा कि हम अभी आग को कंट्रोल करने से कोसों दूर हैं। आग की वजह से मेमोरियल डे और इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस भी प्रभावित हुए हैं। माउंट हर्जल पर होने वाली टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में हाईवे पर छोड़ी गई गाड़ियां और घने धुएं से ढका आसमान दिख रहा है। इजराइल ने ग्रीस, साइप्रस, इटली और अन्य देशों से मदद मांगी है। इटली और क्रोएशिया से फायर फाइटिंग प्लेन्स जल्दी ही पहुंच सकते हैं। अभी तक इस आग में 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर को सांस की दिक्कत की शिकायत है। सरकार और फायर सर्विस पूरी ताकत से आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन मौसम की मार स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।